बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद और आपको समर डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। इलेक्शन 2024 के शेड्यूल का ऐलान हो गया तो वो तमाम कन्फ्यूजन ख़त्म हो गए जिनके बारे में कहा जाता था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो शुरका मौजूद हैं वो अपने अपने शोबों के माहिरीन हैं। हम उनसे जानेंगे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जो सियासी जमात कामयाब होगी, क्या वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? क्या ये इलेक्शन अवाम के मसाइल का हल कर पाएंगे या नहीं? और क्या आने वाली अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मिसाक मईशत पर बात करेगी? ये हैं वो 3 बुनियादी सवाल जो इंतखाबी अमल से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे वाबस्ता हैं और इनको सामने रख के सारा इंतखाबी अमल हमें स्टडी करना होगा। मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इकनॉमिक्स के लम्स यूनिवर्सिटी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम शब्बर ज़ैदी साहब, साबिक़ चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुदस्सर रिजवी साहब, डायरेक्टर हैं प्रोग्राम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो फैफिन कहलाता है। मेरे इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम सलीम बुखारी साहब, चीफ़ एडिटर 42 ग्रुप, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सोहेल वड़ैच, एडिटर जंग कालम नवीस, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजाहिद मकसूद बट, सदर अंजमन ताजरान लाहौर। बात शुरू करें। मेरा ख्याल है कि मौका दें हम प्रोफेसर साहब को। ये प्रोफेसर साहब, ये जो आपके सामने एक प्रपोजिशन हमने रखी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मेरा ये कहना है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, अगरचे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि एक कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो मेरे हिसाब में तो जब वो पास होने जा रहा था तो जो उस वक़्त हुकूमत मौजूद थी, या जब वो पास हो गया उसके बाद जो हुकूमत बनी, तो उनको चाहिए था कि कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाएं। जो इलेक्शन में ताख़ीर हुई, जिस भी वजूहात से हुई, उसी के नतीजे में जितनी ताख़ीर होगी उतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैलेगी। लिहाजा 8 फरवरी को इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इसकी तरफ पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। इसी से हुकूमत में कॉन्फिडेंस आएगा। जी सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहते हैं? यकीनी तौर पे जैसा आपने कहा कि इलेक्शन तो अब होने हैं, उनके ना होने का के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन इससे सियासी इंतशार ख़त्म होने जा रहा है, इसके बारे में मेरी अपनी रिजर्वेशंस है। मेरे ख्याल से इंतशार बढ़ने जा रहा है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि हमने 2018 में एक पेज मंत्रा का इलेक्शन देखा और उसके नतायज जो हैं वो भी हमने देखे कि क्या हुआ उसके अंदर, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से है, चाहे वो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन से है, चाहे वो पाकिस्तान की इकॉनमी से है। जिस भी एतबार से आप उसको देखें, उस एक पेज मंत्रा ने कोई मसला हल करके नहीं दिया, बल्कि इंतशार जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू गया। अब इस वक्त भी ये तासुर दिया जा रहा है, या ये तासुर मौजूद है कि शायद कोई एक लाडला है, कम से कम दूसरी सियासी जमातों की तरफ से इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये है या नहीं है, इसका तो पता चलेगा जब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, वो ये है कि पाकिस्तान में कभी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस कभी नहीं देखा होगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि जब से जितने इलेक्शन हुए 1970 के बाद से अब तक, उन सब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, एंड इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में मुझे बता दीजिए जहां नहीं होता। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पड़ोस में बसती है, बट मुझे आप बता दें कि क्या आप कोई कह सकता है कि रॉ का कोई रोल नहीं है? अमेरिका विच इज़ अगेन अनदर डेमोक्रेसी। ये बात जो है मैं जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल में जो मुंतखब होंगे वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे? दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मुद्दत पूरी होने का ताल्लुक फिर इलेक्ट होने वाली हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकार के ऊपर है। इसमें कोई रोल अपोजिशन का नहीं होता? देखिए, अपोजिशन का रोल होता है, लेकिन अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अपोजिशन के रोल में एक ही कामयाबी है जिसका जिक्र हमारे प्रोफेसर साहब ने किया था, वो ये कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाबी के साथ। शब्बर साहब, मैं आपको शामिल करता हूँ इस सारी बहस में, और आप क्योंकि माहिर हैं और आप हमें बताते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, लोग टैक्स चोरी करते हैं, समाज नहीं चल सकता आगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आने वाली जो अपोजिशन होगी वो उस वक़्त की हुकूमत के साथ इन मुश्किलात को सामने रखते हुए कोई मिसाक़ मुर्शिद करेगी? नहीं, देखिए, मेरा जो तजुर्बा है और मेरी जो पाकिस्तान के माशरे की
स्टडी है उसमें जो हमारे सियासत में पोलराइजेशन हो चुकी है, मैं किसी भी पॉजिटिव रिएक्शन को एंटिसिपेट नहीं करता, बल्कि मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ कि ऑल्दो कहना नहीं चाहिए मगर इलेक्शन हमें इस इकोनॉमिक साइड पे स्टेबिलिटी नहीं देंगे। तो फिर क्या करें अगर आप एक नहीं, वो एक सवाल एक तरफ तो आपका ये भी मंत्र है कि जी जब तक अगर सियासी सुकून नहीं होगा, सियासी तौर पे हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। नहीं, देखें, ये मैं इसको उल्टा कहता हूँ। अच्छा, जब तक आप माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, सियासी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है सोहेल भाई, आप इस पर क्या बोलोगे? जो हमारा ये सवाल है कि जो जमात कामयाब होगी, मुद्दत पूरी करेगी, इक़्तिसादी तौर पे खुशहाली आएगी, और क्या जो अपोजिशन है वो इसको सोचेगी कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क के मामलात को चलाने के लिए? देखें जी, अगरचे इलेक्शन बहुत ही एक सेहतमंद एक्टिविटी होती है, उससे एक दोबारा से आप कॉन्फिडेंस लेते हैं आवाम से, और लोग जो हैं वो नए सिरे से उम्मीदें बांधते हैं, और सियासतदान नए सिरे से अहद करते हैं कि हमने ये आपके मसाइल हल करने हैं। लेकिन ये बात मैं शबर जैदी साहब से और जो है बुखारी साहब से एग्री करता हूँ कि पिक्चर जो है बड़ी ग्लूमी है। क्या उसमें ग्लूम क्या है? ग्लूम ये है कि जो पोलराइजेशन है उसके जो एक्टर हैं वो ये समझ नहीं रहे कि रास्ता जो मुआशी इस्तेकाम का रास्ता है वो भी सियासी इस्तेकाम से निकलता है। एग्री। अब सवाल यह है कि रिकन्सिलिएशन जब तक नहीं होगी आप उस वक्त तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आप ये चाहते हो कि इंतखाबात से पहले रिकन्सिलिएशन हो जाए? सबसे बेहतरीन तो ये है, सबसे बेहतरीन तो ये है कि रूल्स ऑफ द गेम सबका कॉन्फिडेंस हो इलेक्शन पर। अच्छा, और अगर नहीं ऐसा मुमकिन, एक पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इलेक्शन से पहले ये डायलॉग करे, तो कम से कम अभी से ये प्रॉमिस तो करे कि मैं इलेक्शन के बाद रिकन्सिलिएशन करूंगा। सोहेल, क्या ये ज़रूरत नहीं है कि आप एक पार्टी से ये इस बात का डिमांड कर रहे हो कोई रिकन्सिलिएशन की बात करे, तो दूसरी पार्टी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही है, आप नहीं समझते कि उनको भी देखना चाहिए कि जमहूरी अमल का रास्ता और है और एजिटेशन का रास्ता और है? देखिए, पहली तो बात यह है कि वो इस वक्त तो मजलूम है, और ये 9 मई के वाक़यात के बाद जी 9 मई के वाक़यात के बाद वो मजलूम है। और किसने मजलूम बनाया उन्हें? अपनी उनकी गलतियां हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मजलूम से भी आप वही डिमांड्स करते हैं जो उस वक़्त का हाकिम होता है? नहीं, मजलूम जो है उसको थोड़ा फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। कैन आई इनवाइट द पर्सन हु रियली हैंडल्स विद द इलेक्शन? प्लीज। इतनी मोटी किताबें हम पढ़ते हैं, उसमें तमाम रेफरेंसेस होते हैं पिछले कई इंतखाबात के। जी मोहतरम मुदस्सर रज़ी साहब, आप जो ये सवालात हमने रखे हैं अपने सामने, आज क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सोहेल वड़ाई साहब ने जो कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, तरक्की, डेवलपमेंट, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाजमी है। देखिए, इससे डिसएग्री करते हैं शबर साहब। अच्छा, और हाँ, जैदी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल इलेक्शन के बाद यकीनन पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो आ जाती है। 2013 के बाद इलेक्शंस हुए, रिजल्ट डिस्प्यूटेड थे, 1.5 साल इस्लामाबाद के सड़कों पे, पार्लियामेंट के बाहर धरना रहा। वो 2014 में वो हुआ था इलेक्शन? मैं खाली 1 साल भी नहीं हुआ था। 1 साल भी नहीं हुआ। चीन के सदर साहब का दौरा पोस्टपोन हो गया, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा था, सर्टेनिटी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह की भी हुई उसकी क्वालिटी पे हम बेट कर सकते हैं। इंटरप्ट यू सर फॉर अ सेकंड। जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा था, तो पॉलिटिकल प्रोसेस में कब्रें भी खोदी जाती हैं, कपड़े भी जी एक्सप्रेशन उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल जमहूरियत का हुसूनी ये है कि उसमें लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। हाँ, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें वही कह रहा हूँ, उसमें एजिटेशन एक हद तक होता है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में, जहाँ भी देखा हम एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है। झूठ नहीं होना चाहिए है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जमहूरियत का हिस्सा है, और यही प्रोटेस्ट और एक्सप्रेशन जमहूरियत का हुसून है। उसको जिस तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है, बाज़ी दफ़ा वो अगली सिचुएशंस कर जाती हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। इलेक्शन के बाद हमें ये यकीन है कि कम से कम एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी ज़रूर आ जाएगी। चाहे हुकूमत जो आए, वो आपकी अलग बात है कि वो 5 साल चलती है, 3 साल चलती है, लेकिन एक सर्टेनिटी ज़रूर होती है, और सर्टेनिटी में यकीनन आपको एक माशी सांस लेने का भी मौका मिलता है। और ज़रूरी नहीं है
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन के जो नताइज हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एग्री कर ली हों, लेकिन इकनॉमिक ग्रोथ जिस तरह भी धक्का खा के स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ चलती रही। इस सिचुएशन पे हम नहीं पहुंचे थे कि 0% पे हम आके खड़े हो जाएं या माइनस में हम चले जाएं। इस सिचुएशन पे ये शायद पहली दफ़ा हम आए। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं मुदस्सिर कि 2013 का इंतखाब होता है, 2014 में सियासी अमल शुरू हो जाता है बकौल आपके, तो ये 2024 का जो इंतखाब है ये 2024 में ही ऐसा कुछ सियासी अमल शुरू हो जाएगा मुखालफिन की तरफ से? देखिए, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए गए, हारने वाली पार्टियां हमेशा रिजॉर्ट करती हैं उस रिजल्ट को चैलेंज करने पे। कुछ पार्टीज़ ने उसमें प्रोटेस्ट भी की राह इख्तियार की। मिसाल के तौर पे 2018 के बाद भी जमीयत उलमा फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में आए, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया और वो भी अच्छे खासी तादाद में लोग थे, लेकिन तोड़फोड़ नहीं हुई, वापस चले गए। जो भी उनकी डील हुई, एग्रीमेंट हुई, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन प्रोटेस्ट होती रही हैं। और हमें 2024 के बाद भी जो पाकिस्तान की तारीख रही है, ज़रूरी नहीं है कि सारी पार्टियां एक्सेप्ट करें। और प्रोटेस्ट से हमें डरना नहीं चाहिए। ये एक्सप्रेशन भला कब्रें खोदें, भला कुछ करें, हमें डरना नहीं चाहिए। ये तो पॉलिटिकल एथिक्स आपकी है, पॉलिटिकल मोरालिटी है। सियासी लीडर्स को खुद सोचना चाहिए कि आप किस तरह पोलराइजेशन कहाँ पे ले जा रहे हैं। जिस पोलराइजेशन पे हमारी सोसाइटी चली गई है, वो शायद हम उसमें जितनी बिटरनेस सोसाइटी में आ गई, वो बिटरनेस डीप डाउन लोगों तक चली गई है, गली मोहल्लों घरों के अंदर तक वो बिटरनेस चली गई। उस बिटरनेस, ये लीडरशिप का काम है कि उस लीडरशिप में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब सर, क्या ये बिटरनेस नहीं मजबूर करती सब लोगों को कि वो 8 तारीख को पोलिंग स्टेशन पे जाएं, अपने वोट कास्ट करके अपनी बिटरनेस का इज़हार करें? देखिए, इस जो अनसर्टनिटी की सूरत हाल रही है, ये एक अनसर्टन फजा जो होती है, इट वर्क्स बोथ वेज। इससे टर्न आउट डिप्रेस भी हो जाता है। अगर लोगों को ये एहसास हो जाए कि इलेक्शन के फैसले पहले हो गए, जिस तरह का एक इंप्रेशन बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे लोग इलेक्शन में आते नहीं, इट लीड्स टू अ डिप्रेस्ड टर्न आउट। ये पहले भी हो चुका है। मिसाल के तौर पे 1997 में आपको याद होगा 27% टर्न आउट था और सुबह जब उठे तो 35% हो गए नंबर्स। मैं मुजाहिद साहब को शामिल करूँ। जी मुजाहिद साहब, ये जो सारी डिबेट हम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का भी कोई किरदार है। आप टैक्स देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि आपका एक बहुत अहम रोल है। क्या देखते हैं आप, इंतखाबात के बाद कुछ सुकून आएगा, माशी तरक्की बढ़ेगी, माशी एक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें भी मौका दिया। और रही बात टैक्स की, कि पाकिस्तान का कौन सा शहरी है जो टैक्स नहीं देता? यहाँ तो माचिस की डिब्बी लें, उस पर भी टैक्स दिया जाता है। लेकिन हमारा इस टाइम जो है, जिस मौजू पे हम बैठे हैं, इलेक्शन, जी प्लीज़। हाँ, मईशत क्योंकि जिस सूरत हाल पे जा रही है, जिस तरह मईशत बर्बादी की तरफ जा रही थी, अब जो है, यानी इसमें मैं समझता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्शन लेने पे जो बेहतरी की तरफ हुई, उसकी सूरत हाल अब आगे जो इलेक्शन आ रहा है कि क्या वोटर जो है यानी निकलेंगे वोट डालने, और क्या तमाम सियासी पार्टियाँ इसको तस्लीम करेंगी। और जो इस टाइम मुल्क को ज़रूरत है कि मईशत संभलने की, ना कि अगर ये मुल्क होगा तो फिर सियासी अखाड़ा भी तभी बनेगा। इस मुल्क के लिए शफाफ इलेक्शन ज़रूरी हैं, जिसमें मईशत की बेहतरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अहम बात कि क्या 8 फरवरी को ये नताइज जो है तस्लीम खुश असलूबी से किए जाएंगे कि उसी तरह? आपका क्या ख्याल है? जी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो है फिर वही होगा जो 2013 में हुआ। तो इससे बेहतर इलेक्शन ना ही करवाएं। जिस तरह सिस्टम चल रहा है, आप एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं जो इलेक्शन से के हवाले से हो रहा है, और आप मुझे मशवरा देने के इलेक्शन ना करवाएं? मैं वही बता रहा हूँ, फिर कायल किया जाए कि ये कौन तस्लीम करेगा कि आया ये इलेक्शन शफाफ हुआ है। ये इलेक्शन 2013 का, वो 10 साल पीछे, दुनिया आगे का सोचती है, हम पीछे की तरफ जाते हैं कि 2013 में जो हुआ, 2018 में जो हुआ, क्या 24 में ये बेहतरी होगी? जैसा मैं आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मुझे सवाल आपसे दोबारा करना पड़ेगा। जी। क्या आप समझते हैं कि जो भी पार्टी मुंतखब होगी वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? अजी, जब से जो है यानी मैंने होश संभाला है, यानी मैंने नहीं देखा कि कोई सियासी जमात ने अपनी मुद्दत पूरी की हो। ठीक है। और क्या आप समझते हैं कि अगर अपोजिशन में जो जमात है, इलेक्शन ज़रूरी है इस टाइम, तमाम जमातों को इसे तस्लीम करना चाहिए, और जो भी नताइज आएँ उसे तस्लीम करते हुए
अपनी बाड़ी का इंतज़ार करना चाहिए, अपने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, ना कि जो है कि अवाम को और मुल्क को किसी उलझन में डाला जाए। अच्छा, मैं एक मिनट आप सबको देता हूँ, बिकॉज आई हैव अनदर 4-5 मिनट्स, तो एक मिनट। जी बुखारी साहब, आपको मैं देख रहा हूँ कुछ आपको ख्वाहिश हो रही है बात करने की। बात की कि प्रोटेस्ट जो है ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन उसकी नौइयत के बारे में मेरे ख्याल से थोड़ी सी अगर वजाहत आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा कि 2-3 हमने कंटेम्प्रेरी बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं। एक तो कैपिटल हिल पर हुआ था, अगर आपको याद हो, और फिर उसका नतीजा क्या निकला वो भी आपके सबके सामने है कि 28-28 साल और 18-18 साल की सज़ाएँ हुई। दूसरा कंटेम्प्रेरी वाक़या है जो लंदन, ब्रेडफोर्ड और बर्मिंघम में हुआ था, जो पब्लिक लूटिंग और सारा कुछ हुआ था। कैमरों की मदद से 24 घंटे के अंदर अदालतें लगा के उन सज़ाएँ दे दी उनको। लेकिन ये जो बोझ जो पोटली है ना 9 मई की, ये उठा के किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन में जाना, अगर इसके बारे में फैसले नहीं होते हैं तो ये एक्शन रिपीट होगा। जी आप क्या तैमूर कहते हो कि अगर फैसले नहीं होते बिफोर द इलेक्शन देन इट विल क्रिएट सम अदर प्रॉब्लम्स? सर प्रॉब्लम्स हो सकता है पैदा हों, मगर 3 मेरे नुकात हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इलेक्शन डिले इस बुनियाद पे किया जाता है कि पार्टीज के दरमियान कंसेंसस नहीं, ये डिले नहीं किया जा रहा, अभी किया नहीं जा रहा, वो उन साहब ने कहा 8 को तो अनाउंस कर दिया गया है। बिल्कुल एब्सोल्युटली 8 फरवरी। मतलब आर्ग्यूमेंट है ना कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। तो मैं ये बताऊंगा, कहना चाहूँगा, याद करें पाकिस्तानी के 1971 के अंदर यही आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि भुट्टो साहब और मुजीब साहब पहले आउट ऑफ पार्लियामेंट सेटल करें, फिर पार्लियामेंट कॉल होगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान टूटा। ये शबर एक और बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कोई एक दूसरी पार्टी बॉयकॉट करने का फैसला करे। उनको मैं ये याद कराऊंगा कि 1986 में जब पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया था इलेक्शन, तो 86 नहीं सॉरी 85 में, थैंक यू, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये असेसमेंट की थी कि हमने लूज किया उस बॉयकॉट से। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ना तो बॉयकॉट होना चाहिए, ना डिले होना चाहिए। पोलराइजेशन के लिए यू हैव टू गो टू द गवर्नमेंट, अवाम के पास जाना पड़ेगा कंसेंसस। देखिए मेरा ये व्यू है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पाकिस्तान का आम आदमी है, उसको पाकिस्तान की माशी मसाइल, माशी हालत का पूरा इदराक नहीं है। मैं आम आदमी बात हूँ। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बहुत पहले कहा था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत नज़दीक पहुँचा है और अभी वहीं खड़ा है। तो इलेक्शन होते हैं या नहीं होते? क्या इलेक्शन न होते या नहीं होते, हमें जो बात किसी ने की थी, और हमने इकोनॉमिक साइड पर एस्टेब्लिशमेंट को SIFC के थ्रू इनरोड दे दी है। और ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, जो हमारे ताजिर भाई बैठे हैं वो सही कह रहे हैं कि जब PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है उसके बाद से आज तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। गलत या सही? आई है, आई। सुन, मैं एक बात हो गया, स्टेबिलिटी आई है। अब उस स्टेबिलिटी को मैं इलेक्शन का डेफरमेंट जस्टिफाई नहीं करता। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि SIFC के साथ और एक पर्टिकुलर, हम समझते हैं, हमें बताया कि SIFC का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब आप ये फैसला करें कि जो आने वाले हैं, जो भी आएगा X Y Z A B C D, क्या वो उस सिस्टम को कैरी करने को तैयार है? That is the first reconsideration. That the first reconsideration that is to be taken, and that is very important. मज़र सर, मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर इंतखाबी मुहिम ये शुरू होती है, उसमें सियासी तकसीम और बढ़ जाती है, तो मज़र सर हम कहाँ जाएंगे? देखिए, वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस पाकिस्तान में होता रहा है, पहले भी होता रहा है, उसकी नौयतें बदलती रही हैं। जो पिछले 2002 का जो इलेक्शन था उसमें पॉलिटिकल वायलेंस कसरत से ज़्यादा था। लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन उससे पहले हुए थे उसमें 75-100 के करीब लोग पॉलिटिकल वायलेंस में, कोई टेररिस्ट वायलेंस नहीं था। लेकिन जो पिछले कई इलेक्शंस हुए हैं, 8 का इलेक्शन हुआ, उसमें टेररिज्म रिलेटेड वायलेंस था, पॉलिटिकल वायलेंस रिलेटिवली कम हुआ है जो पिछले 3 इलेक्शन साइकिल्स हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस बढ़ा है। लेकिन इस दफ़ा जिस किस्म की पोलराइजेशन है, उसमें हमारा ये ख्याल है कि लीडरशिप अगर उस गुस्से को रीइंफोर्स करती है तो ये पोलिंग स्टेशन लेवल तक वायलेंस जा सकता है। थैंक यू। एक क्वेश्चन जवाब दो। क्या देखें, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि जो सियासी पार्टियां लॉन्ग मार्च करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं या वायलेंट होती हैं, उसके पीछे माजी की मुक्तदरा का बहुत ज़्यादा रोल रहा। ये मुक्तदरा पे मैं बात करता हूँ अगले सेगमेंट में जाके। जी। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर मुक्तदरा का काम होना चाहिए कि जो भी हुकूमत हो
उसको जो है वो उसको ओबे करे और इस तरह की जो वायलेंस है इसको रोके, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें भी चलती रहेंगी और पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता रहेगा। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ एक ब्रेक पे, आप कहीं जाइएगा नहीं, ये डिबेट जो है ये जारी रहेगी और वापस आके इसको सुनिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। गुफ्तगू हो रही है 2024 के इंतखाबात, जिसके लिए आप लोगों को 8 फरवरी को जाना होगा पोलिंग स्टेशनों पे, और अब आपको ये काम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको जाना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो इलेक्शन में वो मज़ा नहीं आएगा। और जिस तरह कहा जा रहा है कि परसेंटेज कम हो जाती है, तो इस परसेंटेज को कम नहीं होना चाहिए। पता लगे कि आप लोग इंतखाबी अमल में दिलचस्पी रखते हैं और आपका यकीन है कि इंतखाबात से पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। शबर साहब, मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने एक इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, SIFC जी। ये कोई ऐसी चीज़ है जो क्या है क्या? देखिए, ये एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्ट है। जो पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, जो इन्वेस्टमेंट आती है, इससे पहले भी आती थी। नहीं, सुन लो ना तो बात। SIFC नहीं, मेरी बात सुन लो ना। हाँ। उसके अंदर हमने 2022 में एक अमेंडमेंट डाली, उसका नाम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट एक्ट। उसका लॉ, उसके तहत एक इदारा बनाएगा, इसका नाम है स्पेशल इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन काउंसिल। सर, इससे पहले कोई फैसिलिटेशन काउंसिल अदारे कुछ नहीं। मैं आ रहा हूँ मैं थोड़े से। अच्छा, अब उसमें फ़र्क बाकी में और उसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात तो इसके अंदर, इस काउंसिल के अंदर हमारी मुख्तदरा के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्तदरा क्या है? मुख्तदरा मीन्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आगे चलें। उनके लोग भी बैठते हैं, पहली बात। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इनके पास ये पावर है, इस काउंसिल के पास एक पावर है। समझ लें, एक काउंसिल बनाई गई है जो टेक्निकली मैं समझता हूं असेंबली से ऊपर होगी। ये असेंबली से ऊपर होगी। ये काउंसिल बनाई गई है जो किसी भी रेगुलेटर को ये कह सकती है कि आपने क्या करना है। सर, फायदा क्या होगा? मुझे फायदों की तरफ। अरे भाई, मेरी बात सुनो ना, मैं पहले समझा दूं, करना फिर फायदा बाद में आता हूं। और दूसरी बात, जब ये कोई फैसला करेगी तो इसका फैसला नैब और उस जगह पे चैलेंज नहीं होगा। सर, ये क्यों फायदा ये होगा? सर, 2 फायदे हैं। हमारे बहुत से बड़े फैसले, माशी फैसले इसलिए रुके हुए हैं कि हमारे सियासतदान और हमारे लोग इस बात से डरते हैं कि जो बड़ा फैसला करेंगे कल को वो नैब में खड़े होंगे। तो अब जब फैसला होगा उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हैं और सब मिल के फैसला करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये, टेक्निकली स्पीकिंग देखें इसको, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में एस्टेब्लिशमेंट एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गई है। पहले शायद इनफॉर्मल थी, अब फॉर्मल हो गई है। ठीक है सोहेल बड़ैच, अगर ऐसी पोजीशन है जैसी हमें बता रहे हैं शबर साहब, तो क्या इससे फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है कि देखें, ये हम इंतखाबात को सामने रख के देख रहे हैं। ये फैसले इंतखाबाती अमल से पहले हो गए हैं। एक बात, ये फैसले इंतखाबी अमल से पहले किए जा चुके हैं। अब बात कीजिए। देखिए, एक तो जमहूरी मुआशरे में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना जमहूरियत में ये सुपरा स्ट्रक्चर जो है वो चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान एक मुकम्मल जमहूरी स्टेट तो है नहीं, तो इसलिए इकानमी में हमारी मुक्तदरा का एक स्टेक है। पहले वो बिल वास्ता जो थे वो करते थे, अब वो बराह रास्त आ गए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अगले आने वाली हुकूमत है वो कौन सा फ़ैसला फिर कर सकेगी? अगर फैसले पहले ही हो गए हैं तो वो क्या हम एक नया काकड़ लाने वाले हैं बतौर वज़ीर आज़म? जी, आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि अगर फैसले आपने पहले कर लिए हैं तो जो इंतखाब हो रहा है 8 फरवरी को, लोगों को कह रहे हो पोलिंग स्टेशन पे आओ, वोट डालो, तो वो जो हुकूमत बनेगी उसमें के क्या? ये बिल्कुल जायज़ तनकीद है। और एक तरफ SIFC जो कि सुपरा पार्लियामेंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन और अकॉर्डिंग टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ऐसी भी बन सकती है ना जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करें, डेमोक्रेटिक। एंड द सेकंड थिंग कि देखें, हमारी 90s में ख़ास तौर पे और अब दोबारा से हम देख रहे हैं, एक ट्रेडिशन रहा है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, IMF से एग्रीमेंट करती है और वो एग्रीमेंट उस पर भी लागू हो जाता है हुकूमत पर जो अवाम से मैंडेट लेकर आती है। इसका मतलब है IMF से जो मैंडेट लेकर आता है वो अवाम से मैंडेट लेकर आने वाले से ज़्यादा ताकतवर होता है, अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री। दैट इज़ अ फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन। जी सलीम बुखारी साहब।
ये मैं एग्री करता हूँ शब्बर जैदी साहब से कि ये इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में और ख़ास तौर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने की एक सीरियस एफर्ट। ये बात हम कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, क्या इससे जो नई हुकूमत आएगी वो इसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अवाम को कुछ सहूलत फराम कर सकेगी या नहीं, ये मेरा सवाल। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि हाँ ये वो मुहैया करेगी जो आप मांगना चाह रहे हैं। वजह उसकी क्या है, आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ये बनी हुई कैसे है। इसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अंदर आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इसके अंदर आपके सर्विसेज के चीफ्स हैं। तो इट इज़ इन ए वे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। वो जो हमारे यहाँ मुक्तदरा जिसको आप कह रहे हैं, उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। वो जो हर चीज़ को सबअटैच करने के लिए, हर चीज़ को अंडू करने के लिए तैयार रहती थी, उसको शामिल किया गया है कि एटलीस्ट जो बाहर से सरमायाकारी आनी है उसके बारे में इफ़ एंड बट्स ना किए जाएं। उसी ने तबाही की है हमारी। आज जो हम IMF के मोहताज हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस किस्म का कोई अदारा नहीं था जहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया जा सके। ये मुदस्सिर पर ये इस किस्म का अदारा जो इंतखाबी अमल है, इसमें जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, ऐसा मसलहत प्रैग्मेटिज्म और प्रिंसिपल के दरमियान रहना चाहिए। हमारी बहुत सारी मसलहती जो मामलात हैं, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, हमें इकनॉमिक डिसीजंस के कंटिन्यूटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर तो ये पार्लियामेंट अप्रूव करिए, पार्लियामेंट बैड लॉज भी बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट्री सैंक्शन शामिल है। सर वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी उस कमेटी में होगा। पार्लियामेंट्री सैंक्शन शामिल है, और ये पार्लियामेंट की अमेंडमेंट के तहत एक इंस्टीट्यूशन बना है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे बात हो सकती है। और जिस तरह कहा कि मुक्तदरा अब फॉर्म का रोल फॉर्मलाइज हो गया, बड़ी अच्छी बात है, फॉर्मलाइज हो गया। वो इनफॉर्मल रोल से बेहतर है कि फॉर्मल रोल हो। लेकिन जो आने वाली पार्लियामेंट है उसके पास ये कम से कम इख्तियार तो है, अगर ये अच्छा नहीं समझते तो उसे खत्म कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं इससे पहले कि मैं भट्ट साहब के पास जाऊँ, मैं आप तीनों से 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। क्या ये जो अमल है, ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ है SIFC, इसको इस्तेमाल करने से इक्तिसादी सूरत इतनी बेहतर हो सकती है कि जो रोज़मर्रा की हमारी ख़रीदो फरोख्त है इसमें कोई आसानी पैदा हो सकती है? नॉट एट ऑल। ओके, आप जी। मैं देखिए, इसमें मैंने कहा ना, ये अगर सही इस्तेमाल हो तो ये हमारे बुनियादी मसाइल हल करेगी। मैं मिसाल देता हूँ, ये स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर देगी और कोई हाथ नहीं डालेगा। आप सर? अगर इन्वेस्टर को गारंटी हो कि उसका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है, रिकॉर्डिंग वाला मामला ना हो, तो मेरे ख्याल में इट कैन अट्रैक्ट। अदालत की बात इन्होंने की। थैंक यू वेरी मच जी। भट्ट साहब, अगर ये इस किस्म की जो तंजीम बन गई है कि आप पे भी काबू डाले और आपसे भी टैक्स ले, तो आपको ये बुरे लगेंगे लोग जो आपसे टैक्स मांगेंगे और टैक्स लेंगे? नहीं, इसमें जी FBR तो पहले ही जो उनकी रिपोर्ट है ताज़ा, कि उन्होंने गुज़श्ता सालों से बेहतर टैक्स जो है रिकवर किया है, इसलिए हम तो इसमें महफूज होते हैं। दूसरी रही बात, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है अभी, कि भाई यही नहीं पता कि आया कल को होना क्या है, इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा। देखिए, ये जो इलेक्शन का है, ये IMF की शराइत हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं, और उससे पूरा करने के लिए IMF की शराइत इसलिए है कि आप लोगों ने उनसे उधार पैसे लिए हुए हैं, आप उनके पैसे वापस नहीं कर सकते, उधार पे उधार लिए जा रहे हैं। तो आप जब किसी को पैसा देते हो, अपनी जो है मार्केट, किसी को लोन देते हो, तो गरीब आदमी को तो ज़िबा करते हो नहीं करते हो? तो इस तरह हम भी ज़िबा हो रहे हैं क्योंकि हमने लोन लिए हुए हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल, उसमें लोन लिए हैं, लेकिन कसूरवार जो है ये सारी अवाम या सिर्फ ताजर नहीं है। इसे जो है ये इन्वेस्टमेंट जो आनी है, ये किसी जो है गैर मुल्की ने नहीं देनी, ये जो हमारे सियासतदान हैं जिनका पैसा बाहर है उन्होंने ही लानी है। जी शरीफ साहब, ये जो पैसा बाहर से आएगा, ब्लैक मनी जो आके वाइट होगी, ये ख्याल आपका? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही लिमिटेड व्यू है इसके बारे में। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको तारीखी हवाला दे देता हूँ। महातीर मोहम्मद आए थे 1997 में, नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो स्टेट बैंक्वेट में उन्होंने पूछा नवाज शरीफ साहब ने कि आप हमें बताएं हम एशियन टाइगर कैसे बन सकते हैं। तो उनका आप ऐसे करें, लीडर बदलते रहा करें, पॉलिसियाँ ना बदला करें। ये जो जिस इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ होने वाले फैसले चूँकि तब्दील नहीं होंगे, इसलिए इकोनॉमी के लिए ये एक जी सुहेल, we have 30 seconds for you। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियंस का रोल बहुत महदूद कर दिया गया है। पॉलिटिशियन को अगर मुआशी पॉलिसियाँ भी नहीं बनानी, पॉलिटिशियन ने अगर जो है डिफेंस के बारे में भी कोई फ़ैसला नहीं करना, खारजा अमूर के बारे में भी कोई फ़ैसला नहीं करना, तो फिर क्या ये सारा जमहूरियत का जो खेल है ये तो बड़ा बेमानी हो जाएगा। सर ठीक है, ख़वातीन साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, डिबेट आपने मुकम्मल देखनी है।
वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। हम बात कर रहे थे SIFC के हवाले से, ये क्या चीज़ है, इसके मकासद क्या हैं, इससे क्या आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। जब इंतखाबात हो जाएंगे तो नई हुकूमत को SIFC पर काम करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ मुदस्सर रिजवी साहब की तरफ। मुदस्सर साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। आज हम जब ये बात कर रहे हैं दिसंबर के आखिरी दिनों में, तमाम समाज के अंदर खिंचाव बहुत बढ़ गया है। क्या ये खिंचाव इस हद तक तो खौफनाक नहीं हो जाएगा कि 8 फरवरी को इंतखाबी अमल को मानने से लोग इनकार कर दें, पोलिंग स्टेशनों पे हमला आवर हो जाएं? ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, जो पोलराइजेशन जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर लीडरशिप की तरफ इस बिटरनेस को रीइंफोर्स किया जाता है तो शायद लड़ाई झगड़े ज़्यादा हों पोलिंग स्टेशन लेवल पर, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए लीडरशिप मौजूद नहीं होती। लेकिन लीडरशिप की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है इस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। तो अगर तो इलेक्शन को एक रिलेटिवली पीसफुल माहौल में लड़ाना है। ये जो और किस्म का वायलेंस हो रहा है ये तो लोगों के कंट्रोल के बियॉन्ड है, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, टेररिज्म, लेकिन लोगों का जो आपस में प्योर वायलेंस। लेकिन उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास भी बहुत सारे इख्तियारात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलिस और फ़ौज की अपॉइंटमेंट है, उनका भी एक रोल है इलेक्शन डे के दिन इन चीज़ों को करना। और इस दफ़ा एक लॉ में तरमीम भी हो गई है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं खड़ा किया जा सकता, यानी झगड़ा जहाँ होता वहीं खड़े हों। अच्छा, वो दस एक बात बताएं, बिल्कुल मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप समझते नहीं कि इलेक्शन ये होता है कि आपको अपनी पर्ची बनवानी पड़ती है, रजिस्टर्ड वोटर के तौर पे जाना पड़ता है, फिर आप एक पोलिंग स्टेशन पे जाते हो, फिर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हो, बैलेट लेते हो, स्टैम्प करते हो, डालते हो, बाहर आ जाते हो। लेकिन जब रात को काउंटिंग होती है तो हर पार्टी का नुमाइंदे वहाँ मौजूद होते हैं। जिस बात बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसी है। क्या जो पार्टियां इलेक्शन में जा रही हैं, क्या उनके पास ये कैपेसिटी है कि गालिबन 94,000 पोलिंग स्टेशन होंगे इस दफ़ा? जी, क्या उन 94,000 पोलिंग स्टेशन पर ये मैनेजमेंट कर पाएंगे? देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टी। एक तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आपको ही पता है, पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, और पोलिंग एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हैं वो एक ट्रेंड लॉट ही नहीं है कि उनको पता हो कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स तगड़े होते हैं कैंडिडेट्स के, वहाँ पे गड़बड़ करना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। वो फॉर्म 45 भी लेते हैं, फॉर्म 46 भी लेते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन भी कराते हैं अपनी इंटाइटलमेंट्स का, जिनको पता है। सारी सियासी जमातें इलेक्शन में जा रही हैं, क्या इन सब के पास ये सारी की सारी हैं सहूलतें? देखिए, बड़ी वीक कैपेसिटी है, पोलिंग एजेंट्स की कैपेसिटी बहुत वीक है। और यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30, 35, 40 लाख लोग चाहिए अगर सारे कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट। आप ये देखते हो कि 30, 40, 35 लाख लोग जो चाहिए वो हैं किसी पोलिटिकल पार्टी के पास नहीं। आप किसी के पास नहीं। और एक पार्टी जो इस वक्त इलेक्शन में पता नहीं वो आती या नहीं आती, वो पूरी डिसबैंडेड है। वो डिसबैंडेड है, मतलब उसके पास उसका स्ट्रक्चर पूरा टोटली डिसबैंड हो चुका है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज उनको आने वाला है, पॉपुलैरिटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रियल सीट्स। जी आपने सर, पॉपुलैरिटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए वोट। ये सही है बात, मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक पूरी जड़ ही ख़राब है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रांग ही नहीं होने दिया गया। तो उन्होंने स्ट्रांग होने की कोशिश भी नहीं की सर। वो कभी गए नहीं यूनियन काउंसिल के लेवल पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने। ये सारे लोग बैठे हैं, तकरीरें करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो सियासी पार्टियों के बाकायदा रुकन है? ये भी तो सवाल है ना। सवाल तो फिर और भी बड़े हैं। सवाल तो ये है कि जिस पार्टी ने यूनियन काउंसिल पे कोशिश की उसके लीडर को फांसी चढ़ा दी जी। अपना यूनियन काउंसिल के पर कोशिश नहीं की। वो एक अवामी अफसर थी, वो उस वक्त शऊर मैं समझता हूँ अपनी इंतहा को था अगर आप लोग हैं। और 1970 में जो मैंने इंतखाबी अमल देखा जिसका मैं खुद हिस्सा था, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोगों में कितना शौक था। जी बुखारी साहब, वो वाहद इलेक्शन है जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो कंपैरेटिवली इन कंपैरेटिव टर्म्स या अदरवाइज बेस्ट इलेक्शन था ये, मेरे ख्याल से 1970 के हवाले से। मेरे ख्याल से जो लैक करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो स्टाफ जिस तरह का चाहिए होता है, जिसकी यानी एजुकेशन भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एक तो फाफन ने बहुत हद तक वो रोल जो है वो अपना लिया हुआ है। आई गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स टू मुदस्सर। बट मेरा ख्याल ये है कि जिस वायलेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे वो इलेक्शन डे पे नहीं होगी। उसने अगर होना है तो वो उससे पहले होगी, बाद में नहीं होगी। बाद में भी बिल्कुल नहीं होगी। जी भट्ट साहब, जी फसाद वाला काम तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा ख्याल है
कि ये ज़ाती ना छोड़ के इलेक्शन की तरफ आना चाहिए, ताकि जो IMF की या किसी और ताकत की डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। थैंक यू जी। सुहेल, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके फोरम के तवसत से कि PTI को इस वक्त बालग नज़री का मुजाहरा करना चाहिए और पेशेंस, और ये जो भी लोग हेट मॉन्गर हैं और वो लोग जो इस वक्त वायलेंस फैलाना चाहते हैं, उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए और एक पीसफुल पार्टी की तरह जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये उनकी सर्वाइवल का मामला है। 9 मई उनसे हो चुका है। अब अगर दोबारा कोई ऐसी गलती हुई बहुत अफसोसनाक तो उसके लिए उन्हें फिर नताइज नहीं, बहुत अफसोसनाक। सलीम साहब, आप इसको अगर वाइंड अप करें आज की सारी डिबेट को, और क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इट्स ए वेरी हेल्दी डिबेट। बहुत अच्छी एक रवायत है कि इलेक्शन जैसे मौजू के ऊपर बैठ के आपस में शेयरिंग ऑफ माइंड हो। और हज़रात, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया कि जो जमात कामयाब होगी क्या वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। इसके बारे में जो आज के शुरका थे उन्होंने वाज़े तौर पे कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा कर पाएगी, किसी ने कहा नहीं करेगी। दूसरा जो मेरा सवाल था कि क्या इलेक्शन अवाम के मसाइल हल कर पाएंगे, तो इन्होंने मुझे SIFC का हवाला दिया कि हाँ, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर अमल किया जाए तो पाकिस्तान के अवाम के माशी मसाइल बेहतर हो सकते हैं। आखिरी जो सवाल था कि अपोजिशन जो है क्या वो हुकूमत के साथ मिलकर बात करने को तैयार होगी, तो सुहेल की तजवीज़ यही है कि उनको ऐसा करना चाहिए। मुझे और मेरे तमाम शुरका को आप इजाज़त दें। अल्लाह तबारक ताला आपका हामी और नासर हो। और याद रखिएगा 8 फरवरी को आपने जाना है पोलिंग स्टेशन पे, बहाना कोई नहीं चलेगा। आज ही देख लें कि आपका वोट किस पोलिंग स्टेशन पे है। अब बातें तो बहुत करते हैं हम तब्दीली की, तब्दीली सिर्फ बैलेट से आ सकती है, बुलेट और वायलेंस से नहीं आ सकती। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।